हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। लास्ट सेशन जो चल रहा था उसमें किसी कारणवश प्रॉब्लम आ गई थी, उसको वहीं पर मुझे कट करना पड़ा था। तो सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं उसी से। और एक क्वेश्चन जो था उसमें हमने कुछ चीज़ें सॉल्व भी कर ली थी, है ना, जिसमें हमको समांतर माध्य जिसमें पूछा हुआ था वो क्वेश्चन हमारा चल रहा था और उसमें थोड़ा क्वेश्चन बच गया था, उसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बने रहिए अंत तक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको निम्नलिखित बारंबारता क्या है, बंटन का समांतर माध्य 25 है। पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का ये है, ठीक है। चलो देखो, आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 to 10, है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, है ना। और ये है 5 और आपको बारंबारता दे रखी है। इसमें क्या है, 5, 18, 15, P6, ठीक है। देखो समांतर माध्य वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें आपको ये तो आपके पास एफ आई है ना, एफ बेस आई, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, एफ आई। जो बारंबारता होती है उसको आप क्या बोलते हो, एफ आई। अगली चीज़ होती है जिसे हम निकालना होता है मध्यमान। हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। और मध्यमान को आप एक्स बेस आई बोलते हो, क्या बोलते हो, एक्स बेस आई। चलो देखो, निकालने का क्या तरीका है, जो वर्ग अंतराल होता है इसमें देखो 0 से 10 है, मतलब 10 है ना। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 का आधा, मध्यमान का मतलब आधा, 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50 कितना हो जाएगा 25। अब ऐसे 5 से कितना हुआ 15, मतलब 10, 15 10 25, 25 10 कितना हो जाएगा 35, और 35 10 ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ध्यान से आप देखो, ठीक है, ये हो जाएगा। अगली चीज़ आपको जो निकालनी होती है वो आपके पास होता है एफ आई एक्स आई, है ना। आपको गुणा करना होता है, जो एफ आई होता है और जो एक्स आई होता है उसको आपको गुणा करके यहाँ पर क्या करना होता है, लिखना होता है। चलो देखो, 5 5 कितना हो जाएगा 25। ध्यान से देखो, 18 5 90 हो जाएगा, कितना बच गया 9 बच गया। 18 का नम 18 18 9 8 17 कितना हो जाएगा 27, है ना। ध्यान से देखो 270, 18 5 90, 9 बच गया है ना। और 18 का नाम 18 9 9 8 17 27, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा 75, बच गया कितना, बच गया आपके पास 7, 15 दूनी 30, 7 कितना हो जाएगा 37, ठीक, 375 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 पी हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 35 पी। यहाँ पर देखो 6 5 30 और 6 चौको 24, 6 5 6 30 3, 6 चौको 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27। अब ध्यान से देखो, ये हमने कर लिया, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आप इसको करिए। कहीं अगर एक भी आपने मिस, कहीं फिर गलती कर दी, है ना, गुणा करने में अगर एक भी अंक आपका इधर से उधर हुआ तो सवाल कहीं की दिशा बदल जाएगी पूरी सवाल की, ठीक है ना। तो उसमें गलती आपको करनी नहीं, आराम से आपको करना है ना। चलो देखो, इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 8 5 13, 13 5 18, 18 18 6 कितना हो जाएगा 24, है ना। ध्यान से देखिए, 8 5 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 8 2 10 20 और 20 4 24, है ना, 2 बच गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 2 बच गया, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 हासिल कितना हो जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा पी, ठीक। बात क्लियर है। एक बार फिर से यहाँ पर चेक करता हूँ मैं, देखो 8 5 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 6 24 के 4, हासिल बच गया 2, 1 1 2 और 2 4 और प्लस आपके क्या लिख दिया हमने पी लिख दिया। यहाँ पर देखें, ध्यान से देखो 5
5 10 है ना, 5 5 10 के 0। ठीक, आगे देखो कितना बच गया, 1 है ना, 5 5 10 के 0 1। यहाँ पर देखो 7 2 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 21 7 28 28 1 कितना हो जाएगा, 28 1 29 है ना। ध्यान से देखो क्या करेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। इसको तो जोड़ना नहीं है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं गलत ना हो जाए, है ना। तो ये 25 है, ये 270 है, और ये है 375 है, और ये 270 है। ध्यान से देखो 25 270 375 और ये 270, 5 5 10 के 0 हो गया। ठीक, 7 3 21 2 23, 23 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। 24 हो गया, कितना बच गया 24, मतलब कितना बच गया 2, है ना। 3 2 5 2 7 2 9। ध्यान से देखिए, है ना, 5 5 10 के 0, 7 3 21 हो जाएगा, 21 2 23, और 23 से कितना हो जाएगा 24 के 4 2 बच गया, 3 2 5 2 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना हो जाएगा 940 प्लस कितना हो जाएगा 35 पी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई है, तो हम आगे मूव करते हैं, बताइए। ठीक है, पहले में हमने ये जोड़ लिया, इसको हमें जोड़ना नहीं है तो अलग से, ठीक है ना। 35 पी इसको आपको नहीं जोड़ना उसमें, नहीं इसको भी जोड़ दो। चलो, समांतर माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है, समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, आपको मालूम है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। आपको समांतर माध्य दिया है 25। ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर देखो 940, और प्लस है आपके पास 35 पी बटे वहाँ पर देखो 44 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100 0, मतलब 10 बच गया है ना, और 25 चौक 100 110, और प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। ध्यान से देखिए, इसको हम इस साइड लाते हैं, 1100 940 बराबर 35 पी माइनस 25 पी, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर कितना बचेगा, घटा के देख लेते हैं यहाँ पर, ये है 0 है, 10 में से 4 गया 6 बच गया, है ना। और यहाँ पर देखो 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, है ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ बचा नहीं। ध्यान से देखो ये 0 हो गया, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 के 0, 9 1 10 11 और 1, है ना, ये आ गया। आपके पास आ गया 160। आप खुद ही देखो 940 में 160 जोड़ो, 940 में आप 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 100 आपके पास कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। सिंपल है, आराम से, ठीक है ना। 160 बराबर 35 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 10 पी बचेगा आपके पास, है ना। ये कट जाएगा और पी बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर जो पी की वैल्यू निकल जाएगी वो आपके पास कितनी निकल गई 16। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसको बना पाओगे। बस यहाँ पर बशर्ते आपको क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होती है कि ये जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हो, है ना, मल्टीप्लाई कराते हो, ये आपको सतर्क रह करके करना है। प्लस जो आप ऐड करते हो, ऐड में कहीं गलती आपको नहीं करनी है। बाकी कैलकुलेशन तो है, ये गणित तो है, ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, ठीक है ना। और इतने आप सक्षम हो और आप कर पाओगे आराम से, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलता हूँ। इरेज कर रहा हूँ इसको अब। इसमें कहा है एक नाव की शांत जल में चाल
चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव की धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में हमें 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल बताइए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और बड़े ध्यान से इसको आप यहाँ पर देखिए। एक नाव की शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जब जल शांत है उस कंडीशन में जो नाव की चाल है वो आपसे कहा है कि वो 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल जो समय लगता है वो आपके पास 4 घंटा 30 मिनट का, धारा के दिशा में जाने में और धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4 घंटे जो है 30 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। धारा की चाल आपको बतानी है। चलो आपसे जो पूछा है इसको हम मान लेते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। डन, ठीक है। चलो ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये ऐड हो जाएगी। मतलब जिस दिशा में पानी का फ्लो हो रहा है यदि आप उसी तरह चलोगे तो यहाँ पर दोनों चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। मतलब नाव की चाल प्लस क्या हो जाएगी आपके पास, धारा की चाल हो जाएगी। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर आप विपरीत दिशा में देखोगे यानी कि अगर पानी का फ्लो पूरब से पश्चिम हो रहा है और आप आ रहे हो पश्चिम से पूरब तो आपकी चाल जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब आपको चाल उसकी जो आपकी नाव की चाल है उस नाव की चाल में से आपको धारा की चाल को माइनस कर देना होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखो कहता है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में, ठीक है ना, वापस लौटने में समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट का। देखो बात बिल्कुल यहाँ पर समझने लायक है। 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यानी कि ये 30 क्या है, धारा की दिशा में, मतलब ये समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर देखो वापस उतना ही, ठीक है ना, दूरी उतनी ही है। और यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में तो 15 - x और टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट। ध्यान से देखिए 30 बटे 15 प्लस x, 30 बटे 15 - x बराबर, यहाँ पर देखो 4 प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 30 मिनट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी क्या कर सकते हो आप, घंटे में 30 मिनट में इतना घंटा, अरे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब क्या, आधा घंटा ना। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, मतलब 1/2। ऐसे सोचो
आप अब या तो ऐसे सोच लो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, मतलब 1/2 घंटा, बिल्कुल क्लियर है। या आप ऐसे सोचो 60 मिनट में, 60 मिनट में बताओ कितना घंटा, 1 घंटा होता है नहीं होता है। 60 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा। तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 1 मिनट का कितना घंटा, 1 मिनट में आपका 1/60 घंटा हो जाएगा। अब अभी बताओ 30 मिनट में, 30 मिनट में 30 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 30 दूनी 60, 1/2 घंटा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, कोई बात बिल्कुल क्लियर है। वो अब मैंने इसका क्लियर भी कर दिया कि आपको ऐसे हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर देखो क्या हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, 30 अगर हम कॉमन कर लें तो 1/15 + x प्लस 1/15 - x बराबर 4 दूनी 8 + 1/2 है ना, 4 दूनी 8 + 1/2। चलो यहाँ पर देखो 30, यहाँ पर देखो 15 - x और इसका इसके साथ गुणा, और ये कितना हो जाएगा 15 + x बटे, यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर है ना, 15 + x हो जाएगा 15 - a² - b² a + b a - b। ठीक, वो मैंने कर दिया यहाँ पर, बराबर 9/, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, चलो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये तो कट ही गया, यहाँ पर है 30 गुणे, यहाँ पर 15 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, 15 - x और 15 + x है। ठीक है, ठीक, 15 15 कितना हो जाएगा 30 बटे आपके पास हो जाएगा 15² - x² बराबर 9/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो 3 × 9 900 बटे 15² - x² बराबर 9/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये कट ही जाएगा है ना, 100 बार चला जाएगा, 100 × 900। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना देखो इजी है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन बातें इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको सॉल्व करा। बाकी चीज़ें आप आराम से इसको आप समझ सकते हो। ठीक है ना, कि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा है ना। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर a + b a - b मतलब सर्वसमीका a² - b², तो उसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर दिया। +x था -x था, ये यहाँ पर कट ही जाएगा, 15 15 30 कर दिया, 3 × 9 900 हो गया, 30 × 30 मतलब 900 हो गया, बटे 15 15² - x² बराबर 9/2। 9 से हमने इसको 900 को काट दिया, मतलब 100 बार चला गया है ना। चलो आगे देखो। सौ बटे 15² - x² 1/2। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ 15² - x² और 100 गुणे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, चलो 15 15 ही हम 225 - x² बटे 200। अब क्या करिए 225 इसको इधर ले आइए, -200 बराबर x² को हम उस साइड भेज दिया। ठीक है ना, तो कितना बचा 25 बराबर x², x बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा ± √25 हो जाएगा, x बराबर ±5 ±5 ये आया है आपके पास km/h। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें x क्या है, धारा की चाल है, यहाँ पर ये x बराबर क्या निकल के आया, x बराबर 1 है +5 और 1 है x बराबर -5 km/h। अब ध्यान से देखो, क्या चाल ऋणात्मक हो सकती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है ना, आप यहाँ पर आप सीधे देख लो, चाल जो है जब ऋणात्मक हो नहीं सकती तो आप ये वाला ले नहीं सकते, ये अमान्य है। क्या है, अमान्य है। तो अब क्या बोलोगे, अतः धारा की चाल जो है वो 5 km/h है।
ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। आप करते रहिए क्वेश्चन में, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, बस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इसमें। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के तो मिलेगी चीज़ें है नहीं, है ना। उसको तो आपको करना पड़ेगा, और आपको चीज़ें जब मिल रही हैं आप उसका लाभ लीजिए, ठीक है ना, और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन करिए, ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। और जब आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो जो भी आपसे जुड़े हुए हैं वो अपने आप ही निखर जाएंगे, ठीक है ना। और आपको तो उपलब्धि मिलेगी ही, है ना। अगर आप कहीं मेरिट में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको पूरे मेरिट में जाते हो तो आपको पूरा जो है स्टेट जाने का, आपका जनपद, जिस जनपद में अगर मान लिया आपने जनपद ही टॉप करा, ठीक है ना, तो आपका जनपद में भी आपका नाम होगा, हर कोई नाम लेगा इस बच्चे ने जो है जनपद में टॉप किया है, ठीक है ना। या फिर अगर आपकी स्टेट रैंक रही कहीं तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और, अब फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जो है नाम लिया जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक, है ना, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो भी आपकी रैंक आती है ना। वैसे आप तो उसके उद्देश्य से आप करिए, ज़बरदस्त मेहनत करिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं आ सकते, ठीक है ना। जो रैंक आती है उन बच्चों की, कोई ऐसा नहीं कि वो केवल उन्हीं घराने से हों, है ना, आले दर्जे के घराने से हों, केवल उन्हीं की रैंक आती है। आपने देखा होगा कि बहुत गरीब बच्चों की भी रैंकें ज़बरदस्त आती हैं, ठीक है ना। और लोग फिर जब एक बार अगर आपका बन गया, है ना, फिर इंटरव्यू फिर आप दीजिए, ठीक है ना। इंटरव्यू का मतलब फिर आप तमाम लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है ना, हमारा इंटरव्यू लेना है क्या है ना। तो फिर आपका उसमें चर्चा में आप रहेंगे कुछ समय तक, लंबे समय तक आप चर्चाओं से घिरे रहेंगे, ठीक है। आपको तमाम स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, आपको तमाम लोग सपोर्ट करने के लिए लगेंगे, फिर वहाँ पर भीड़ लगेगी आपके लिए। तो वो समय आप इंतज़ार करिए, ठीक है ना। आपके पेपर से इस बात को आप हासिल कर सकते हो, चीज़ों को, उसका आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते उस खुशी को जो आपको उस समय खुशी मिलने वाली होगी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ध्यान से देखिए, आपसे इसमें कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, ठीक है। जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, पाद से कितना बोला है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। टावर की ऊंचाई ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपसे कहा है कि एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई जो है वो 7 मीटर है। ध्यान से देखिए, इसको भवन आप एक बार के लिए मान लीजिए कि ये भवन है ना। और एक टावर है, वो देखो टावर है, ये देखो टावर बड़ा है, कहने का मतलब ये टावर है आपके पास। अब आपसे ये कहा है कि ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। देखो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं इसमें ये बेस्ड होते हैं, अगर आप ये बनाना जान गए तो आपने क्वेश्चन बना लिया। आपको इसमें ये जो है मेन चीज़ होती है कि इसमें ये चीज़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए भवन के शिखर से, तो भवन के शिखर से यहाँ से देखो आप, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो टावर का शिखर, ये इसका उन्नयन कोण का मतलब ये चीज़ है ना, ये देखो, ये आपसे कहा है 45 है, ठीक। चलो ठीक बात, उन्नयन कोण। अब आगे कहता है कि जबकि उसके पाद से, अब इसके पाद से, इसका पाद का मतलब यहाँ है ना, ध्यान से देखो, इसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो
ये वाला आपसे कहा है, ये उन्नयन कोण आपसे कहा है 60 है, ये है ना। ध्यान से देखो, ये है आपके पास कितना 60 है। टावर की आपको बतानी है ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। चलो ध्यान से देखो, ये अगर 7 है तो ये वाला भी 7 है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, नाम देते हैं हम इसका A B C D E, नाम दे दिया ना, A B C D E। ठीक है, देख लो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, बात सही। जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 है। टावर की ऊंचाई आपको बतानी है, मतलब ये वाली पूरी ऊंचाई आपको क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो इतना तो मालूम है हमको, देखो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमको इतना मालूम है। अब जब हमको इतना मालूम है तो हमको इतना ही पता करना, और ये हम पता कर लेते हैं तो हमारा काम हो गया। AC हम पता कर लें, फिर हम 7 में इसको जोड़ देंगे। चलो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आप देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम ये त्रिभुज पहले उठाएं, ध्यान से देखो, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में। अगर देखो ये है और ये आप लो, ठीक है ना, ये और ये, तो यहाँ पर देखो tan अगर लंब है और ये आधार है, tan लंब बटे आधार, लंब है आपके पास AC और आधार है आपके पास BC। ठीक, 45 पे 1 होता है आपको पता है, और AC अपान क्या हो जाएगा BC, मतलब BC बराबर कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या चीज़ हमको मिल गई है, हमने अगर इस त्रिभुज में उठाया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो AC अपान BC, 45 पे 1 होता है और इसका इसके साथ गुणा करा तो AC बराबर कितना हो गया BC हो गया। मतलब ये जितना है उतना ही ये वाला आपके पास है। चलो ठीक बात है। आगे देखिए, यहाँ पर आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, आपको हमको मालूम करना है AC पता करना, आपको ये ध्यान में रख करके चलना है। अब देखो समकोण त्रिभुज AED में, यहाँ पर देखो ये लंब है और ये वाला क्या है आधार है। ठीक है, ध्यान से देखो tan 60 लंब बटे आधार, तो लंब है आपके पास AE और आधार है आपके पास DE। ठीक, चलो ये है आपके पास बराबर AE क्या है, AE है AC, है ना, AE पूरा ना, AC धन CE, धन CE और बटे DE। देखो DE किसके बराबर है, ये BC के पैरेलल है, सही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो BC लिख सकते हो। सिंपल है ना, DE जो है वो किसके है ना, DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहिए आप, ठीक है ना। DE हमने किसके बराबर बोल दिया है BC के, तो DE के प्लेस पे हमने BC लिखा हुआ है। tan 60 पे आप बताइए कितना होता है, tan 60 पे √3 होता है। ठीक बात, चलो अब देखो AC प्लस CE, ध्यान से देखो CE जो है वो आप ये कितना है 7 है, ध्यान से देखते रही ना, CE जो है वो 7 है। और BC किसके बराबर है, BC जरा आप ध्यान से देखो, BC बराबर है आपके पास, BC बराबर है AC के। ध्यान से देखते रहिए, AED में हमने देखा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब AE अपान क्या लिख दिया हमने DE लिख दिया। चलो सही बात है। अब AE बराबर हमको मालूम है कि AC धन CE होता है, तो AC धन हमने CE लिख दिया। नीचे आपके पास DE देखो AC का तो पैरेलल है, मतलब DE जितना है उतना ही क्या है BC है, तो हमने BC लिख दिया। अब देखो BC बराबर हमको AC पता है यहाँ से, तो BC के प्लेस पे हमने AC लिख दिया। ठीक है ना, मैंने कोई जादू नहीं करा, बस आराम से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है ना, ध्यान से आप देखते रहिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई √3 AC बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास AC धन कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, हम √3
AC माइनस AC बराबर है आपके पास यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि अगर हम AC है यहाँ पर कॉमन कर लें तो AC कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर आप AC निकालोगे तो AC बराबर 7/√3 माइनस 1। इतनी बात सबको पता चली? इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है ना? चलो अब देखो इसका हम परमीकरण कराते हैं। √3 + 1 √3 + 1 ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। AC बराबर देखो ये 7 √3 + 1 बटे यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा A + B A - B। ठीक, चलो यहाँ पर देखो AC बराबर 7 √3 है ना +1 बटे यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 1 और AC बराबर 7 √3 + 1 बटे 3 में से 1 गया 2 बच गया। सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा है, हमको AC मिल गया है, हमको AC यहाँ से देख लो मिल गया है ना। जब हमको AC मिल गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, AE क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इरेज करता हूँ इसको। चलो ध्यान से देखो, आपसे पूछा है AE है ना, मीनार की ऊंचाई, टावर है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी आपके पास AC धन CE, यही तो है टावर की ऊंचाई। चलो AC हमको मिला है यहाँ से 7 √3 + 1 बटे 2 और प्लस है आपके पास कितना यहाँ से 7 है। ठीक है ना, ये CE जो है वो 7 है। ध्यान से देखो बराबर 7 √3 + 1 + 7 दूनी 14 बटा 2। ठीक, चलो यहाँ पर आप देखो 7 √3 हो जाएगा है ना, प्लस कितना है 7 हो जाएगा। 7 को √3 से गुणा करा 7 √3, 7 को 1 से गुणा करा 7 + 14 बटा 2। ध्यान से देखते रहिए आप। ठीक है, 7 √3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 7 21 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, चलो देखो हम यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से आप यहाँ पर देखना क्या चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 7 √3 कॉमन करें, ध्यान से देखना 7 √3 कॉमन करें तो यहाँ पर बचा 1, बिल्कुल सही, 1 के साथ गुणा कराओगे तो 7 √3 आ जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 21 लाना है तो हम क्या यहाँ पर कॉमन करें, यहाँ पर हम क्या लिखें, क्या बचेगा। ध्यान से देखो, अगर हम √3 यहाँ पर लिख दें, देखो 7 √3 गुणे √3 गुणे √3 3, 7 × 3 मतलब 21, 7 × 21 21, नहीं पता चला। देखो 7 √3 गुणे √3, 7 √3 3 और ये 21, बात 21 होगा ना बटा 2। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए √3 + 1 बटा 2। ये आपके पास किस में दिया है, मीटर में, मीटर में आपको दिया है, मीटर है तो इतना मीटर आपके पास इस टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे 2। ये आपके पास मीटर में इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी इसमें।
कोई डाउट है ही नहीं, आराम से इजी क्वेश्चन है और आप कर पाओगे, ठीक है ना। पहले तो हमने ये त्रिभुज कंसीडर करा, फिर हमने ये वाला त्रिभुज जो लिया इसमें लिया, और फिर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है ही है। तो मैंने बोलता हूँ गणित तो है ही है, कैलकुलेशन तो मिलेगी ही आपको, है ना। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। है ना, इस सेशन के क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, अगला है यहाँ पर आपसे कहता है कि बताइए एक ठोस एक बेलन के रूप में है। एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है ना। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे कहा है। चलो देखते हैं हम इसको। आपसे कहता है एक ठोस एक बेलन के रूप में। ठीक, बेलन बना देते हैं हम। ये एक बेलन के रूप में एक क्या है, ठोस है। दोनों सिरों पर कहता है अर्धगोले लगे हैं। ठीक, चलो ये अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर बोलता है। ठीक, दोनों सिरों पर हमने क्या कर दिया, अर्धगोले भी लगा दिया। ठोस की कुल ऊंचाई 19 है। कुल ऊंचाई 19 है। ठीक, कहता है बेलन का व्यास आपको दिया है, ये पूरा दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पूरा 7 है। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा है ये 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी, बेलन का व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दिया है तो बेलन की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, आधी होती है त्रिज्या व्यास की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये तो पूरे ठोस की ऊंचाई बोल रहा है ना। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पूरी ऊंचाई कितना है, 19 है। ये अगर 7/2 है तो ये वाला भी 7/2, क्योंकि त्रिज्या है, ये भी 7/2 है। इधर भी ये वाला 7/2 है तो ये वाला भी 7/2 है। यानी 7/2 इतना और इतना आपको घटा देना है, पूरा 19 टोटल बना ना, 19 7/2। देखो ध्यान से देखिए, ये आपको क्या करना है, 7/2 प्लस 7/2, ये 2 बार जोड़ करके आपको घटाना है। 19 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 14/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14/2, है ना। हर बराबर 7 7 14, 14/2 यानी कि ये 7 हो जाएगा और 19 में से 7 चला जाएगा, 12 7 19 तो कितना आ जाएगा, 12। ध्यान से देखिए,
ठीक है ना। अब ये जो बेलन बचा, जो बेलन की ऊंचाई है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर है और पूरा ठोस तो आपके पास 19 हाई है। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम हम बेलन की ऊंचाई पता कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई अभी हमने आपसे बोला कि टोटल ऊंचाई 19 है और इतना 7/2 है, इतना 7/2 है, इसी को आपको घटाना है। 7/2 प्लस 7/2, ठीक। ये 14/2 ये हो गया, माइनस ये आपके पास 2 सते 7 ही है ना। ये बचा आपके पास 12, ये है सेंटीमीटर, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई निकल के आई वो आपके पास 12 सेंटीमीटर आई, ठीक है ना। अब आयतन बताना बड़ा आसान है। देखो ये और ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, पूरा गोला बन जाएगा। पूरे दोनों को मिला दो, आपके पास पूरे ठोस का आयतन बताना है ना। तो बेलन का आयतन प्लस इसको मिला करके एक पूरे गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है आपसे कि ठोस का आयतन, ध्यान से देखो, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कैसे हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, है ना। आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, जोड़ लो, बात एक ही है ना। आप एक गोले का निकाल लो, बात तब भी एक ही है। बेलन का आयतन आपको पता है πr²h। गोले का आयतन ये भी आपको पता है 4/3 πr³ होता है, ठीक। ध्यान से देखो क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन हो जाएगी। यहाँ पर हमको दिख रहा है πr²। यदि हम कॉमन कर लें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर h बचेगा, h बचेगा और आपको यहाँ पर बचेगा 4/3 और r बचेगा। ध्यान से देखो, πr² को h के साथ गुणा कराए तो πr²h हो गया, πr² को इसके साथ गुणा कराइए 4/3 πr² गुणे r मतलब r³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो πr²h हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, πr²h है। 4/3 πr³ लाना है, इसको देखो पाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर पाई आ गया, r² r के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो r³ होगा, तो 4/3 πr³, ठीक। चलो बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखते रहो आप। अब पाई जो है उसको आपसे यहाँ पर कुछ बोला है, पाई का मान कुछ बोला नहीं तो हम 22/7 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो, 22/7 और ये है r जो है आपके पास कितना है, r जो है वो है आपके पास यहाँ पर त्रिज्या 7/2 है। कितना है? 7/2 है। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अरे त्रिज्या 7/2 ही तो है, तो 7/2। h है आपके पास 12 है ना, क्योंकि बेलन की ऊंचाई है 4/3 और गुणे ये है आपके पास 7/2 है, ठीक। पाई ये है, r आपके पास यहाँ पर ये था ये 7/2, इसका स्क्वायर कर दिया, h जो है 12 है प्लस 4/3, r आपके पास कितना 7/2 है। ध्यान से देखिए, ये 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते रहो आप, 22/7 गुणे 7/7/2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा? 12 प्लस यहाँ पर 7 दूनी 14, 14/3 हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 14/3, ठीक। चलो यहाँ पर आप देखिए, ये 7 से ये 7 कट गया, है ना, और यहाँ से आपके पास ये भी कट गया, 11 आ गया। तो ध्यान से देखो, ये 11 गुणे 7 बटा कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। 11 गुणे 7 है ना, ये 11 है और ये 7 है, तो 11 गुणे 7 नीचे आपके पास 2 आ गया। और यहाँ पर देखो 12 3 36 और प्लस 14 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अभी, है ना। ध्यान से देखिए, 12 3 36 प्लस 14/3, तो यहाँ आ गया 11 गुणे 7 बटा आपके पास कितना है? 2 है, ठीक है, बटा 2 है। और गुणे 6 4 10 के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 के 0, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। 36
4 40 10 50 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो 11 गुणे 7 गुणे 25 बटा 3 हो गया। ठीक, 11 गुणे 7 गुणे 25 बटा 3। चलो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे में इसका आपको सॉल्यूशन अभी देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इतना। है ना, आराम से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसमें बेलन का आयतन था प्लस गोले का आयतन था, है ना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन करा तो पाई को 22/7 है, आर हमको 7/2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 12 प्लस 4/3 और आर आपके पास 7/2 है। 2 का 2 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो 7 दूनी 14, 14/3 यहाँ पर 14/3 प्लस आपके पास 12 है 22/7 गुणे 7 गुणे 7 2 बार है ना, 7 गुणे 7/2 गुणे 2, 2 से ये 22 को काटा तो 11 आ गया, 7 को 7 से काटा तो 11 गुणे 7 बटे कितना हो गया 2 हो गया, गुणे 12 3 36 प्लस 14/3 हो गया। और यहाँ पर फिर आप देख लो 11 गुणे 7/2 गुणे 36 14 आपके पास 50 बटे कितना हो गया 3 हो गया। चलो आगे देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इसको अगर हम देखो एक बार फिर से हम लिख देते हैं, गुणे यहाँ पर है आपके पास 25/3 है, ठीक है। चलो क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, अगर हम 11 पचे, ध्यान से देखो 11 पचे 55 कितना बच गया 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 गुणे 7/3। समझ में आ गया आपको। 11 पचे कितना हो गया 55 के 5, 11 पचे 55 मतलब कितना बच गया 5 बच गया। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 5 कितना हो जाएगा 27, 27 गुणे 7/3 हो गया। अब देखो 7 पचे 35 कितना बच गया 3, 7 7 49 3 कितना हो जाएगा 52 कितना बच गया 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा 14 5 5 4 9 19/3। ध्यान से देख लो 7 पचे 35, 35 मतलब 5 3, 7 7 7 49 3 कितना हो जाएगा 52 मतलब 5, 7 दूनी 14 5 19/3। अब ध्यान से देखो 3 छंग 18, ठीक, 3 छंग 18 मतलब कितना बच गया यहाँ पर 3 छंग 18 1 बच गया, फिर 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 3 छंग 18 और 1 आ गया 3 चौक 12, फिर 3 कन्नम कितना हो जाएगा 3 और कितना बच गया 2 बच गया, 2 बच गया तो फिर कितना हो जाएगा 2 बच गया तो मतलब 20 हो गया। फिर 3 छंग कितना हो जाएगा 18, फिर 3 छंग 18 फिर 2 बच गया 3 छंग 18। अब ये आपके पास रिपीट होता रहेगा तो ये 641.67 और ये आपके पास क्या था आयतन था, क्या था आयतन था, तो इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कि बातें यहाँ पर पता चल रही होंगी आपको, ठीक है। चलो अभी तो हमका एक पार्ट इसका हमने सॉल्व करा, अब इसका सेकंड पार्ट है आपको बताना है कि इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पर अभी ज्ञात करना है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसंट्रेट रहना है ना, आपको दिमाग ज़रा भटकाना नहीं है, नहीं तो ज़रा सी भी गलती हुई तो फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर गलती कर जाओगे, ठीक है ना, और फिर उसका आपका रिजल्ट जो है सही निकल करके नहीं आएगा। ओह सॉरी यार, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, मैं फिर से बना देता हूँ। ये जो था वो 12 सेंटीमीटर था, है ना, पूरा जो था वो 19 सेंटीमीटर था, है ना, ये पूरा 7 सेंटीमीटर था और इसकी त्रिज्या जो थी वो 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पर कहा है संपूर्ण ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, ठोस का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक तो आपके पास बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए आप, है ना। चलो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस एक ये अर्धगोला है, क्या अर्धगोला है, तो गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए आप, गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, और गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर h बच गया और यहाँ पर 2 और आपके पास क्या बच गया r बच गया, h प्लस 2r। ध्यान से देखो 2 पाई आर को h से गुणा करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर को इसके साथ 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 दूनी 4 पाई आर गुणे आर, आर स्क्वायर। ठीक है, चलो रखते हैं 2 गुणे 22/7 और r जो है वो 7/2 है। ठीक है, h जो है वो 12 है प्लस 2 गुणे 7/2 है। ठीक, बात आपको समझ में आ रही है। देख लो h आपके पास 12 है, 2 गुणे r आपके पास आप देख लो 7/2 है, r आपके पास 7/2 यहाँ पर दिख रहा है। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। देखो यहाँ पर कितना बचा 22 बचा, है ना, बाहर तो कुछ बचा नहीं और ये 12 है और प्लस आपके पास यहाँ पर कितना है 7 है। ठीक, 22 और आपके पास ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 12 7, है ना, 19 दून कितना हो जाएगा 19 दून 38, 19 दून कितना हो जाएगा 38, 38 के 8 मतलब 3 बच गया, 19 दून 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 38 3 41, कितना हो जाएगा 41, यानी कि कितना हो गया 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ पर आपसे क्या कहते हो, जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए और अर्धगोला, अर्धगोला ही नहीं तो पूरा गोला है, तो पूरा गोला का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन करा तो यहाँ पर h बचा प्लस 2r बचा, 2 की जगह पे 2 तो हाई है, पाई की जगह पे 22/7 है, r की जगह पे 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 बच गया केवल, है ना। h आपको 12 मिला है, हमने निकाला हुआ था 12, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई टोटल ऊंचाई 19 थी, 7/2 7/2 2 बार जोड़ करके 19 में से माइनस करा तो आपके पास 12 निकल करके आया था। ठीक है, तो 12 प्लस 2 गुणे r आपको 7/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 12 और 7 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, 19 दून कितना हो जाएगा 19 दून 38 हो जाएगा, 3 बच गया, 19 दून 38 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ठोस का आयतन बताइए, तो ठोस का आयतन आप देख रहे हो, ठोस का आयतन अभी 641.66 निकला, 641.67 सेंटीमीटर क्यूब, और जो यहाँ पर ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है वो 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है यूनिट पे, अगर क्षेत्रफल पूछे तो वो जो है स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आपसे आयतन पूछे तो वो वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास क्यूब में आता है ना, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, ऐसे आपको निकल करके आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।